तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले देखिए करंट क्या होती है, आप लोगों के पास नोट तो ही है। करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी I इज इक्वल टू, अगर हम बेसिकली जाएं तो डी क्यू बाई डी टी होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इज इक्वल टू आपका एन ई बाई टी। एक फार्मूला आपका करंट का आप पढ़ सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब आपसे करंट पूछा जाए, करंट है t इक्वल टू 2 सेकेंड, आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए करंट है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप क्या कर देंगे बेसिकली, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 इंटू डी टी 2 बाई डी टी प्लस 3t 3 इंटू डी टी बाई डी टी, 4 का हो गया 0। तो ये क्या आएगा आपका 4t प्लस 3, यानी t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो करंट कितना मिलेगा, 11 एम्पियर। कितना मिल जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको डिफरेंशिएट करके करंट निकालना पड़े, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट के लिए हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लीजिए, डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है क्योंकि पेपर आपका क्या होना है, एमसीक्यू, लेकिन उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। नीट में भी देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा एक सवाल इस बार आया हुआ है। पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला जितना आपको सिखाया गया उसका पूरा एक सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली बेटा, देखिए जैसे मान लिया इनिशियली कोई कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाए, मतलब ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, जब तक इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है तब तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में तो होता है, इधर उधर कहीं भी जा रहा होता है, ठीक, कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होती, 0। इसीलिए इसकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं क्या होगी, 0। लेकिन इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होता है बेटा, वो लग रहा होता है क्यू ई बाई एम। अब इलेक्ट्रॉन जब चलता है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये सीधे सीधे भागता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ज़्यादा दूसरे से कोलिजन करता है, फिर अगला वाला दूसरे से, फिर अगला वाला दूसरे से, ये आपस में कोलिजन करते हुए चलते हैं। ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, इसकी जगह लेगा, इसको एनर्जी देगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो कोलिजन का टाइम होता है, एक कोलिजन का टाइम, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। एक कोलिजन का टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से नोट करते हैं। एक कोलिजन का टाइम रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ये किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। तो टाउ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाउ घटेगा, यानी आप कह सकते हैं टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी को समझें, पहले मैं आपके डेरिवेशन सिखा चुका हूँ, तो a टाउ 1 प्लस ऐसे कहाँ से आ जाएगा, यानी ये u1 प्लस u2, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ तक, un प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 से कहाँ तक चला जाएगा, टाउ n होल अपान n। अब ये u1 u2 एवरेज क्या होगी, 0 प्लस a हमने निकाल लिया कितना, इलेक्ट्रॉन है, तो e बाई एम इंटू टाउ क्या हो गया है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो bd का जो बेसिक फार्मूला निकल के आया वो क्या निकला, e टाउ अपान m, यानी इसको आप कह सकते हैं bd इक्वल टू e, अगर पोटेंशियल के टर्म में v टाउ अपान ml। अब इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, इस पे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे। क्या कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम पोटेंशियल को चेंज करा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो आपका कांस्टेंट होगा उसका चार्ज, मास भी किसी का ले लिए तो कांस्टेंट ही होगा, लेंथ भी क्या होगा, ये सब फिजिकल कंडीशन के अंदर आ गई, ठीक है। लेंथ है कंडक्टर की लेंथ, कितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ है वो L, जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। मास आपका इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ मास यहाँ किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, ई बी टाउ अपान एम एल, और एक फार्मूला निकल गया ई ई टाउ अपान एम, ठीक।
अब इससे रिलेटेड दूसरा टर्म जो आया, ये नोट कर ले, एमसीक्यू का पेपर है इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार करवा चुका हूँ आप लोग को। अब देखिए ये समझ गया ना, इस फार्मूले को आपको एकदम याद रखना है। अब देखिए दूसरा, अब इसके बाद इसमें अगर पूछा जाए मोबिलिटी, मोबिलिटी पे सवाल भी इस बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये म्यू से नोट होता है मोबिलिटी, ठीक। तो यानी ये होगा म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डी अपॉन ई। बी डी अभी आपने देखा क्या है, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अब यहाँ से अपॉन ई और कैंसिल कर दो तो क्या हो गया, ई कट गया। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है सर? टाउ, टाउ और एम पे। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, मोबिलिटी घट जाएगी क्योंकि टाउ आपका घट जाएगा। दूसरा आपसे पूछे कि अगर पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए तो कोई फर्क, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का टर्म है ही नहीं। तो चाहिए तो क्वेश्चन आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि अगर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो नो इफेक्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटेगी और पोटेंशियल चेंज करने से आपके मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात? ये जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं एमसीक्यू आपको कराऊंगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड टॉपिक पे अगर मैं आऊँ, पहले मैं पढ़ा देता हूँ टॉपिक, फिर उतने का एमसीक्यू कराता हूँ। अब देखिए ये हो गया इसको। अब देखिए दूसरा, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई टी। क्या होता है, Q बाई टी। अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N इंटू ई हो जाएगा। ई है क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर डेंसिटी स्मॉल n है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो n के जगह पे स्मॉल n इंटू ए इंटू एल इंटू ई लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा Q इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए सिंस बी डी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी है तो L बाई टी कह सकते हैं। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना वो गया और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आएगा आपका, L बाई बी डी। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो इसकी जगह पे क्या रखा है, N A L E माइनस, और ये L अपान ऊपर से क्या चला जाएगा, बी डी। L कट गया तो करंट क्या निकल के आया, N E A B D। अब इस बार मैच द फॉलोइंग नीट में आया है, J को मैच करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें करंट डेंसिटी I बाई ए हो जाएगा। I बाई ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, N E B D। बी डी क्या होता है, ई टाउ अपान एम, ई टाउ अपान एम। वो वैल्यू रख के आप मैच करा लीजिएगा। समझ गए, नीट में सवाल आया इस बार। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक। तो I इक्वल टू N E A B D हो गया, समझ गए। अब देखिए इसके बाद इसका और ले जाना है रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम इसके टर्म में, ठीक है। तो जब I इज इक्वल टू हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस होता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन है तो इसलिए मैं बहुत कहानी इसमें नहीं बता रहा हूँ। देखिए ओम्स लॉ अगर हमको लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे फार्मूले आते हैं। ओम्स लॉ, सिंस आपने अभी देखा I इज इक्वल टू क्या है, N E A B D। सिंस बी डी इज इक्वल टू आप पहले निकाल चुके हैं क्या, ई वी टाउ अपान एम एल, ठीक है। रख दीजिए वहाँ पे, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N E स्क्वायर, रख लो पहले, N E A E V टाउ अपान एम एल। तो यहाँ से आपका I इक्वल टू क्या मिलेगा, N E स्क्वायर A टाउ अपान एम एल इंटू वी। यहाँ से V इक्वल टू अगर इक्वेट करें हम, अगर V इक्वल टू इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, एम एल अपान N E स्क्वायर A टाउ इंटू I। अब कंडीशन क्या कहता है, फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेनिंग अनचेंज। मीन्स अगर फिजिकल कंडीशन में क्या आ जाएगा, मास लेंथ एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और
टाउ किस पे डिपेंड होगा? टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी जो आपका बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? आई। अब अगर इसको आप पिछले आप अपने 10th की नॉलेज या जो मैंने पहले पढ़ा है उससे कंपेयर करिए तो v इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। क्या होता है? आई इंटू आर। यहाँ से कंपेयर करें तो r इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ। अब देखिए जो जो रेजिस्टेंस के आपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं वो सारे इसमें आ गए, नहीं आ गए? क्या? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? तो इस पे कोई क्वेश्चन आए तो समस्या है? अब दूसरा अगर आप जाएं, देखिए r इज इक्वल टू आपने और क्या पढ़ रखा है? रो एल बाई ए। क्या पढ़ रखा है? रो एल बाई। अब एल बाई ए को छोड़ के इससे अगर हम कंपेयर करें तो रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? रो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखिए रेजिस्टिविटी आ गया। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ। ठीक है, ये किस रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। इट मीन्स यहाँ पे एरिया और लेंथ नहीं है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन आता है कि कोई कंडक्टर था जिसका लेंथ को हमने 2 गुना कर दिया गया तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वहाँ पे क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इस अगर देखिए अब दूसरी चीज ये आ गई आपकी रेजिस्टिविटी। अगर मैं कहूँ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, यानी आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसके लिए फॉर्मूला आ गया? कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप देखिए करंट डेंसिटी और ओम, जिसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर ये इतनी चीज आपको मालूम थी नीट में तो समझिए एक क्वेश्चन आपका हो गया था 4 नंबर का। ये सारा मैच करने के लिए आया था उसमें। जो मैच द फॉलोइंग पूरा नीट का क्वेश्चन एक बार था, पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पे था, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर ध्यान देते तो आपका वो क्वेश्चन पेपर होना कोई मुश्किल बात। इतना कठिन पेपर कुछ भी नहीं आया। खाली लोग चिल्ला रहे हैं IIT का आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। कुछ भी IIT एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। सारे क्वेश्चन अगर आप 11 12 दोनों के नोट्स उठा के देख लो मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो भी कल ही टेस्ट में दिया था, वही आया 27 तो स्फेयर वाला, 27 ड्रॉप वाला, कल के टेस्ट में जो दिया था। ठीक है, आप देखिए ये आगे आप देखिए, अगर हम उससे देखें जे मतलब करंट डेंसिटी और किसका रिलेशन, आप देखिए I इज इक्वल टू हो गया NEA/VD। यहाँ से अगर हम I बाई ए ले लें तो क्या मिलेगा? NE और VD यहाँ पे EE टाउ अपान M, तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ अपान M इंटू E। यही तो आएगा। ये I बाई E क्या, ए क्या हो गया? J। और इसको अभी देखो आपने देखा क्या सिग्मा है, ये क्या है? सिग्मा। तो J इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? सिग्मा इंटू E। ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इतने फार्मूले आपको याद हैं और इनसे रिलेटेड लॉजिकल और रीजनिंग याद है तो आपको हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। आपको 2-4 नंबर क्या मिलेगा हर एग्जाम में, इससे मिलेगा। तो बताइए इतने में किसी को कोई समस्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए इतना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट के साथ रिलेशन क्या हो गया? I इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, ये हो गया J इक्वल टू सिग्मा इंटू E हो गया, वेर J इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस पे आ जाइए। ये तो करंट था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहानी थी। अब आ जाइए रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसकी यूनिट ओम है। ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, करंट फ्लो होती है तो कितना जो विरोध होता है, अपोज होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस अभी आपने देख लिया R इक्वल टू रो एल बाई ए, पहले से पता है। और आपने क्या देखा? R इक्वल टू ML स्क्वायर, क्या R इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ। तो आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है।
अब ये टेम्परेचर वाला फैक्टर एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है, इसको आप इस पर न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी में है, आर इक्वल टू आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे अल्फा को हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मानते हैं, वैसे जब आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको अल्फा को वेरिएबल कई जगह पे लेते हैं, लेकिन उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमको सीखना है क्या है, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आपने कितना टेम्परेचर चेंज कराया, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कि कोई रेजिस्टेंस था जो 4 ओम था, कुछ देर बाद उसका 4 ओम था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपने टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यही फार्मूला लगा देंगे। सिमिलरली जैसे ये पढ़ा वैसे रेजिस्टिविटी का भी केस है। रेजिस्टिविटी भी आपका कैसे होता है, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब ये बेटा ऐसे क्यों आया, इसी तरह से क्यों आया फार्मूला एग्जैक्ट, इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टिविटी भी क्या है, आपने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो यूनिट मीटर स्क्वायर का क्या हो, लंबाई, और यूनिट मीटर स्क्वायर क्या हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए। इसीलिए क्या हो गया, सेम टू सेम फार्मूला आया। तो इन्हीं फार्मूले पे आपके एमसीक्यू आने हैं, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, करंट 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। इसमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, तो सिंपली आप क्या लगाने, आई इक्वल टू NE/T, क्या लगा देंगे इसमें, आई इक्वल टू क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखे दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट आई इज V। कोई करंट आई कैरी कर रहा है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, V। अब कह रहा है इफ इन द वायर ऑफ सेम मेटल बट डबल रेडियस द करंट इज 2I, तब करंट क्या हो जा रहा है, 2I, रेडियस होगा ना डबल, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। तो आपने क्या देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के टर्म में, करंट के टर्म में देखा I इक्वल टू NEA/VD। तो आप अगर यहाँ से देखें VD1/VD2, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, I1/I2, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, एरिया के टर्म में जाएंगे तो A2/A1। देख बेटा क्या है, इसमें आपका I इक्वल टू NEA/VD, इस फॉर्मूले से VD1/VD2 कर दिया, तो I1/I2 हो गया कितना, A2/A1। यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए, एरिया की जगह पे क्या यूज करेंगे, πr², तो कितना आ जाएगा आंसर, V/2, क्या आंसर आएगा, V/2, ठीक। नोट कर लीजिए फटाक से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L मीटर एंड रेडियस R, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज VD, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। अगर कह रहा है कि यहाँ पे क्या डबल करना है आपको, डायमीटर को डबल करना है, डायमीटर को डबल करना है, तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा आपका, ये भी आपका सेम उसी फार्मूले से आएगा जिससे आपने सेकंड वाला क्वेश्चन किया है। I इज इक्वल टू क्या होगा, NEA/VD, तो यहाँ से VD इक्वल टू क्या आ जाएगा, I/NE, एरिया की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, πr², यानी डायमीटर को, डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो रेशियो निकाल लीजिए। अब क्या क्या पोटेंशियल सेम है, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर L मीटर, रेडियस R, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E is VD, if the diameter of wire is double the drift velocity E will be। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या रखना पड़ेगा हमको, रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस को यहाँ पे I इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, V/R, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल दिया है ना, R की जगह V/R हो जाएगा NE/πr², R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ρL/A। जब मटेरियल सेम है तो रो क्या रहेगा, सेम, तो यहाँ पे रख दें अगर हम
बी आर की जगह पे रो एल बाई ए ऊपर चला गया और एन ई इंटू ए पाई आर स्क्वायर एरिया ही है, यही है। ठीक है, आप देखिए सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा। तो ए कट जाएगा ना, एरिया एरिया कट गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रह जाएगी, सेम टू सेम। अरे देखिए एरिया एरिया कैंसिल नहीं हो गया, अरे ये एरिया कैंसिल हो गया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सेम। समझ गया ना, नहीं समझ में आया? अरे भैया आई इक्वल टू एन ई ए बी डी है, यहाँ पे इसको एरिया ए ही रहने दिया ऐसे, एन ई ए यही तो आएगा अंदर। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर, बी अपान आर, और आर को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी ही तो सेम रहेगी, एन ई माइनस ए और रो की जगह पर रो एल बाई ए, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका, लेंथ चेंज ही नहीं हो रहा है, एरिया तो चेंज हो रहा है, तो यानी एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो सेम टू सेम रह जाएगा। कितना रहेगा, ई डी। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन ही घुमा फिर आगे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ठीक, ऑप्शन आपका है, पहला दिया है जे इक्वल टू एन ई वी डी, पहला दिया जे इक्वल टू एन ई वी डी, दूसरा ऑप्शन है आपका जे इक्वल टू एन ई बाई वी डी, एन ई बाई वी डी, तीसरा ऑप्शन आपका है जे इक्वल टू वी डी ई बाई एन, वी डी ई बाई एन, और आखिरी ऑप्शन है आपका एन ई वी डी स्क्वायर, एन ई वी डी स्क्वायर। बताइए कौन सा सही है? अरे भैया देखो ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ए को इधर ले आओ तो I बाई ए क्या हो गया, जे, यानी यही ऑप्शन सही है, अभी तुरंत कराया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के सवाल आपको बोर्ड्स में मिलेंगे। लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following dependence, which of the following dependence, which of the following dependence of drift velocity Vd on electric field obey Ohm's law, obeys Ohm's law। ठीक है, देखो अब ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आ गया। पहला दिया है वी डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन दिया है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, सी दिया है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की पावर 1/2, डी ऑप्शन दिया है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। बताइए क्या आया था आपका ओम्स लॉ में? अरे जे इक्वल टू नहीं बेटा, ओम्स लॉ के, वैसे जे इक्वल टू देख सकते हो सिग्मा इंटू ई, तो वहाँ पे जे की जगह पे क्या आई, जे की जगह पे जे ई, जैसे देखो जे इज इक्वल टू आपने देखा सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा क्या है एन ई, जे है एन ई वी डी, ये दोनों कांस्टेंट है तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई नहीं आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी। बता लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बोले। अगला क्वेश्चन देखिए है इन अ वायर, लिखिए, बात मत कर बेटा, लिखा इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन with radius r, free electron travel with drift velocity v when a current I flow through the wire what is the current in another wire, what is current in another wire of half of radius and same material when drift velocity is 2v, when drift velocity is 2v। अब देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन ऐसा, उसमें करंट बदल रही थी, यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 2i, बी ऑप्शन दिया है i, सी ऑप्शन है i/2 और डी ऑप्शन है i/4। बताइए i इक्वल टू एन ई ए बी डी लगाएंगे, i इक्वल टू एन ई ए बी डी, तो एरिया की जगह पे क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। I1/I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/A2, एरिया तो बदल रहा है, एन ई ए बी डी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, एन ई ए बी डी यानी VD1/VD2, तो एरिया A1/A2 रख दीजिए, VD1/VD2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, I/2। समझ गए। अरे I इक्वल टू एन ई ए बी डी है, एन ई कट जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है, यानी आ गया I/2। ठीक, समझ गए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये इतने क्वेश्चन थे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में पहले भी कई बार आ चुका है, मिटाएं। देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखिए 2 वायर ए एंड बी, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया ये, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, of the same material having radii in ratio 1:2 and carry current ratio 4:1। ठीक है। The ratio of drift speed of electron, the ratio of VD in A and B, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% आएगा। 16:1, दूसरा B है 1:16, C है 1:4, D है 4:1। बताइए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जो कराया वही तो है। I इक्वल टू एन ई ए बी डी, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, तो I1/I2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन ई ए से कॉमन ये हो जाएगा A1/A2, ये VD1/VD2 कैंसिल हो गया, निकाल दो, कितना आ जाएगा 16:1। पहला ऑप्शन सही है, समझ गए।
जल्दी से फटाक से प्रिंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखिए 2 डिफरेंट वायर एक्स एंड वाई जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूं बोर्ड में 100% इसी में से आएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 8। 2 डिफरेंट वायर एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर but of different material are joined in series and connected across battery if number density in x is twice of y, if number density in x is twice of y, number density in x is twice of y, the ratio of drift velocity, the ratio of BD, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। रेशियो ऑफ BD निकालना है। ए ऑप्शन दिया है 1:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:2, डी ऑप्शन है 4:1। बताइए कितने सवाल कराऊं? सेम वही तो है, आई इक्वल टू NEA PD, समझ गए? आई इक्वल टू NEA BD कर दीजिए, आई एक्स आई वाई, तो आपका क्या आ जाएगा? 1:2। कितना आ जाएगा? समझ गए कि बताऊं? अरे यार आई एक्स इक्वल टू आई वाई, यहाँ पे एन एक्स, ठीक है, ई ए बी डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन वाई ई ए बी डी, बस। BD1 यहाँ हो गया, यहाँ BD, यहाँ BD ऑफ एक्स, BD ऑफ वाई, निकल जाएगा। नंबर डेंसिटी दिया, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दस सवाल आज कराऊंगा। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर, determine the current in the conductor। पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, दूसरा है थर्मल वेलोसिटी एलोन, तीसरा है बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, तीसरा है बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, आखिरी है नीदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी, आखिरी है नीदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। कौन सा होगा? करंट कौन डिफाइन करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन करता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, ठीक है, समझ गए? कितने क्वेश्चन हो गए? 9। 10th वाला लिख लीजिए। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ a cylindrical conductor
डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन दिया है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है मटेरियल, सी ऑप्शन है एरिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए। अरे भैया जाहिर सी बात है, कभी भी नन ऑफ दीज आएगा तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाएगी, अलग बात है। फिर भी यहाँ देखिए रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, तो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, उसका कम्बिनेशन और डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कैसे निकालेंगे, और साथ में कुछ सिंपल सर्किट्स और उसके सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।